तो बड़ी खबर है, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर बड़ा पर्दाफाश। जहां मुश्तबा की सीक्रेट टीम में 4000 लोग और ईरान की सत्ता पर सीक्रेट टीम का ही कब्जा है। मुश्तबा के पास सेना और सरकार की कमान। फॉक्स न्यूज की ये रिपोर्ट इसी सीक्रेसी को लेकर क्या बड़े दावे कर रही है। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। तो बड़ी खबर है, मुश्तबा की सीक्रेट टीम। दावा क्या है? सुप्रीम लीडर की कोर टीम में है 4000 लोग। मुश्तबा की टीम का रोल भी जान लीजिए। जहां सेना और बड़ी नियुक्तियों में अहम भूमिका, वहीं परमाणु नीति, युद्ध की रणनीति पर भी फैसला और आंतरिक सुरक्षा को लेकर फैसलों में भूमिका। हालांकि वफादारी की जांच के लिए अलग खुफिया तंत्र, सरकारी मंत्रालयों के अंदर भी पूरा नियंत्रण। बड़ी बात यही है कि सुप्रीम लीडर के ना रहने पर भी रजीम ये टीम चलाती है और टीम के अंदर में 40,000 कर्मचारी हैं जो हर जगह मौजूद है। ये यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान नाम की रिपोर्ट में दावा किया गया है और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अभी तक तो हम उनकी लोकेशन को लेकर सवाल करते आए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मुश्तबा की इस 4000 लोगों की टीम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसी की बदौलत अभी तक अमेरिका के पास इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, ईरान की जो सत्ता व्यवस्था है वो बाकी दुनिया की तुलना में बहुत अलग किस्म की है, जहां पर कि राष्ट्रपति या विदेश मंत्री या फिर चीफ जस्टिस ये सब सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। राइट। इसके अलावा ईरान की जो सेना है उसका भी कद आईआरजीसी की तुलना में छोटी पड़ जाती है। आईआरजीसी एक डेडिकेटेड फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के कमांड पर चलती है और उसी के पास सारी ताकत है अगर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के टर्म में देखा जाए। इतना ही नहीं बल्कि विदेश नीति किस तरह से चलेगी वो भी आईआरजीसी का एक डिवीजन उसको संभालता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम लीडर और फिर सुप्रीम लीडर की कोर टीम, फिर उसकी एक्सटेंडेड टीम, फिर उसकी भी एक्सटेंडेड टीम और फिर इसको कमांड करने के लिए लगभग 3 दर्जन के करीब डिवीजन, इस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इसमें से जितने भी लोग हैं वो धार्मिक तौर पर बहुत ही कट्टर हैं, वो सुप्रीम लीडर के प्रति बहुत ही लॉयल हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि ईरान के संसाधन पर सबसे अधिक बेनिफिशियरी भी यही हैं। इसी वजह से जो 9 करोड़ ईरानी जनता है उन्हें यह लगता भी है कि ये रिजीम में कुछ लोग जो कि सत्ता में बने हुए हैं वही लगातार लाभ ले रहे हैं, वो लाभ आम जन तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर इंटरनल असंतोष नहीं है, बिल्कुल असंतोष है। लेकिन जब बात अमेरिका से लड़ने की आती है तो उस वक्त कमांड आईआरजीसी, सुप्रीम लीडर और उनकी टीम संभाल लेती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान पर हमले को लेकर आज एक और बड़ी खबर आई है, जहां अमेरिका ने भी अब ईरान में अपने टारगेट तय कर दिए। हालांकि ईरान में बचे हुए टारगेट की लिस्ट बकायदा अब तैयार की गई है और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार की है। फिलहाल एनबीसी न्यूज के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें साफ है कि अब ईरान में बचे हुए टारगेट, ईरान में बची हुई लोकेशंस ही सबसे बड़ा टारगेट होंगी। हालांकि ईरान को लेकर अमेरिका के युद्ध मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। इस बार ईरान से निर्णायक युद्ध होगा और ये पीट हेग्सेथ का बयान है। हेग्सेथ ने करीब 2 हफ्ते बाद ईरान पर बयान दिया है। तो इस बार ईरान पर विनाशक हमला, जहां युद्ध मंत्री ने फिलहाल क्या कहा है जानिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमला मुमकिन है, ये युद्ध मंत्री के बयान में साफ है। ईरान पर इस बार निर्णायक हमला होगा और संकेत यह है कि जंग के लिए अमेरिका फिर से तैयार हो चुका है और हमले के लिए ईरान में टारगेट तय कर चुका है। वहीं बचे हुए टारगेट की बकायदा लिस्ट बनाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह लिस्ट तैयार की है। ऐसे में ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही हमलों की शुरुआत हो सकती है। वहीं ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में 6 घंटे बाद बड़ी बैठक है और राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट के साथ ये बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में ट्रंप की वॉर टीम मौजूद रहने वाली है। अब एक और बैठक, हालांकि मनीष, इससे पहले पिछले 1 महीने में 3 बार सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग को लेकर हम आपसे चर्चा करते आए हैं, जिसमें बड़े स्तर पर आगे वाले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए एक मैपिंग की जा चुकी है। अब इस बैठक में ईरान पर एक और बड़ा फैसला मुमकिन है। इसको लेकर क्या खबर, सवाल आपसे करूं उससे पहले 5 बड़ी बातें। व्हाइट हाउस में आज की ये बड़ी बैठक, कैबिनेट के साथ ट्रंप बैठक करेंगे, वॉर कैबिनेट के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे और ईरान को लेकर ट्रंप ने यह बैठक बुलाई है। पहले कैंप डेविड में यह बैठक हो रही थी, अब हमलों को लेकर क्या जल्द डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी दे सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ईरान की मौजूदा रुख पर यह बैठक में जो चर्चा हो रही है, ईरान पर हमले को क्या मंजूरी मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और टारगेटेड एयर स्ट्राइक की मंजूरी संभव है। हालांकि बैठक में हमले का ब्लूप्रिंट पेश हो सकता है। अब हमला क्यों तय है? अमेरिका ईरान में अभी भी डील नहीं हुई है।
दोनों देशों में वार्ता भी नहीं हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मनीष, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल ईरान मामले के जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर हो सकते हैं उन सब से बात की। पहले उन्होंने अरब देश के नेताओं से बातचीत की, जिसमें कि यूएई है, सऊदी है, कतर है, बहरीन है, बल्कि इजिप्ट और तुर्की के नेताओं से भी रही सही। उन्होंने पाकिस्तान से के भी नेताओं से भी बात की। इसके बाद आप देखिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कल बात की, चीन जाने से पहले, चीन से लौट कर आने के बाद उन्होंने बात की। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर लोग हैं और जो उनके सलाहकार हैं उनके साथ बैठकर एक फाइनल फैसला लेना चाहते हैं कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। और जाहिर है कि अब उनके पास डिफरेंट इनपुट है, मतलब अरब देशों का भी अपना इनपुट है, इजराइल का अपना इनपुट है और अमेरिका का अपना इनपुट है। तो इसके आधार पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की स्थिति में प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पर हैं। और इस बीच में उन्होंने ईरान का रवैया भी देखा कि ये किस तरीके से ईरान रिएक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप सही कह रही हैं कि आज का फैसला ये डिसाइसिव फैसला हो सकता है कि ट्रंप को करना क्या है। लेकिन फिर बात घूमकर वही आती है कि ट्रंप शाम में जो फैसला लेते हैं उस पर इस बात की गारंटी नहीं है कि सुबह उस फैसले पर अडिग रहें, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि अमेरिका को कि युद्ध शुरू करो, और युद्ध शुरू होने से मैं 1 घंटे पहले उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अबॉर्ट। तो ये उनका स्टाइल है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि आज की रात वो कोई डिसाइसिव फैसला ले पाएंगे। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि हर समस्या का हमारे पास समाधान है और अमेरिका के पास खतरनाक वायु सेना है। हमारी सेना दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है और यही वजह है कि अमेरिका की तमाम तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। और अब अमेरिका का ये ऐलान जंग, जहां पहली चेतावनी, अमेरिका के पास दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है, साथ ही 13,000 एयरक्राफ्ट, यूएस की ताकत, ईरान की हर चुनौती का बारूदी जवाब, एटमी बॉम्बर, 5th जनरेशन जेट हमले के लिए तैयार, दुनिया में कहीं भी हमला करने में ये सक्षम है और ईरान की हिमाकतों को बेरहमी से कुचल देंगे। हालांकि पश्चिम एशिया के 20 सैन्य अड्डों से हमले करेंगे। अब इस बीच बड़ी खबर है, जहां ईरान ने MQ-9 गिराने का वीडियो जारी किया है और ये एयर डिफेंस मिसाइल से ड्रोन मार गिराया गया। केशम द्वीप के पास ईरान का ये पलटवार और दावा ये कि मिसाइल हमले में अमेरिकी ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अब ईरानी एयर डिफेंस के जबरदस्त एक्शन की तस्वीर, अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक किया। ईरानी एयर स्पेस में एंट्री कर रहा था अमेरिकी विमान। अमेरिका की तैयारी है, अमेरिका की चेतावनी आपने सुनी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ ही ईरान की नई जंगी तैयारी। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। IRGC ने युद्ध की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों को लेकर किया जा रहा है दावा। 3 फ्रंट पर हमलों की ईरान तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल शांति वार्ता का तो कोई सीन ही नहीं है और नए हमले की ईरान की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। जहां पहली बात, युद्ध भूमि, जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान। IRGC ने फिर तैयारी का दावा कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर इसलिए समझौता नहीं। फिलहाल पश्चिम एशिया में यूएस संपत्ति पर फिर हमले, पहले से ज्यादा विध्वंसक हमलों के संकेत दिए जा चुके हैं। मनीष, इसे कोट एंड कोट कर रही हूं, पश्चिम एशिया में यूएस संपत्ति पर फिर हमले, यानी ईरान भी पहले लिस्ट बना चुका है कि आखिर अब अगर वो अटैक करेगा तो, और अटैक मोड में बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट भी है, ड्रोन जखीरा भी हमले के लिए तैयार है। बात अगर सड़क की करें तो फिर से हमले के लिए लोगों का समर्थन, अमेरिका के खिलाफ गुस्से को भड़काया गया है, कूटनीति के तौर पर समझिए, जहां यूएस ईरान में बातचीत नहीं हो रही है और अमेरिका पर ईरान को भरोसा ही नहीं है। हालांकि जून 2025 में वार्ता के दौरान हमले हुए, फरवरी 2026 में भी वार्ता के बीच अटैक हो चुके हैं। लेकिन ईरानी सैन्य शक्ति पर यूएस का कबूलनामा, एक और बड़ी खबर है, ईरानी सैन्य ठिकाने ध्वस्त करना मुश्किल और टारगेट नष्ट करना बेहद कठिन और जटिल। यूएस सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से एक खबर है और एनबीसी की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये ईरान की सैन्य शक्ति है जहां यूएस का कबूलनामा, ईरान में बचे हुए टारगेट नष्ट करना आसान नहीं है और तेहरान ने अहम सैन्य ठिकानों को छिपा लिया है। ज्यादातर टारगेट अंडरग्राउंड या सुरक्षित जगहों पर हैं और ईरान के कुछ टारगेट मोबाइल यानी घूमने वाले हैं। सटीक हमलों से ज्यादा ठिकानों को ढूंढना भी मुश्किल है और 3 अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मनीष, ये उस वक्त भी हमने आपसे सवाल किया था कि जाहिर सी बात है इन अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के जरिए वो ग्राउंड इनपुट हासिल करने में कामयाब रहे होंगे। आज ये रिपोर्ट उसी बेसिस पर कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है, क्योंकि पेंटागन ने ईरान में अपने टारगेट की अब लिस्ट भी तैयार कर ली है, लेकिन उसी लिस्ट में ये भी जानता है कि कौन से ठिकाने हैं जिनको हिट करना अभी भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेंटागन के पास ईरान पर हमले करने के लिए टारगेट की एक पूरी लिस्ट है और यही बात तो खाई जा रही है सबके मन को कि फिर कैसे कोई नेगोशिएशन हो सकता है, कैसे कोई डील हो सकती है जब दोनों ही पक्ष लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये अलग बात है कि अभी आपने MQ-9 ड्रोन का एक वीडियो दिखाया। मुझे लगता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जितनी भद्द MQ-9 ड्रोन की पिटी है उतनी कभी किसी की नहीं पिटी है। क्योंकि आप देखिए, पहले हुती विद्रोहियों ने 3 दर्जन से अधिक MQ-9 ड्रोन खत्म कर दिए। ईरान को जब भी मौका मिलता है वो MQ-9 को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन एक बात तो है कि इस पूरे जंग के दरमियान 40 दिन के जंग के बाद दोनों ही पक्ष ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। और अगर ये बात सही है तो इस बार जब ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में चाहे यूएस के बेस पर हो या फिर यूएस के दूसरे एसेट्स पर हो, उस पर टारगेट किया जाएगा, तो शायद ईरान के लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वहां पर मौजूद एयर डिफेंस होंगे। पहले की तुलना में मिडिल ईस्ट में अब ज़्यादा एयर डिफेंस डिप्लॉय किए गए हैं। तो वैसी स्थिति में संभावना है कि जैसे इजराइल में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता था, ठीक उसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादातर ईरानियन मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रॉय किए जाएंगे और टारगेट पर हिट करने से रोके जाएंगे। तो इसलिए ईरान को भी तैयारी के साथ साथ ये समझकर चलना पड़ेगा कि इस बार शायद ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होगी। अमेरिका की ईरान को अब बड़ी चेतावनी सुनिए। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट का यह बयान है, ट्रंप ईरान को एटमी पावर नहीं बनने देंगे। और इसी एटमी हथियार पर महायुद्ध, जहां अमेरिकी विदेश मंत्रालय जिन्होंने कहा कि ईरान को एटमी हथियार रखने का अधिकार नहीं, किसी कीमत पर एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। और ट्रंप के रहते एटमी हथियार नहीं बना सकता है ईरान, एटमी हथियार बनाने पर बड़ा एक्शन लेंगे। और सवाल यही कि एटमी हथियारों की वजह से ही डील रुकी हुई है और यूरेनियम सौंपने से ईरान इनकार कर चुका है। एटमी हथियार को अधिकार मानता है ईरान। अब ऐसे में यूरेनियम और एटमी हथियारों को लेकर फिर से जंग संभव है। बड़ी खबर यह है कि अब यूएई पर अटैक कर सकता है ईरान, जहां लेबनान पर आईडीएफ के हमलों से ईरान भड़क गया है और लेबनान पर हमलों का जवाब ईरान देगा। लेबनान पर हमले नहीं रुके तो यूएई को तबाह कर देंगे। तेहरान यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया कि अब यूएई पर ईरान हमला करेगा, जहां दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान पर हमलों का जवाब ईरान देगा और यूएई विध्वंस से लेबनान का बदला। अमेरिका के मददगारों का खात्मा ईरान करेगा, डील में लेबनान भी शामिल करे अमेरिका। तेहरान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया। ऐसे में खतरा यह है कि लेबनान हॉर्मूज पर महायुद्ध की आशंका और बढ़ गई है। वहीं अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी को लेकर भी एक और खबर है, जहां आपको बता दें ईरान ने बेहद तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और नई मिसाइल और डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है ईरान। तबाह हुए 66% मिसाइल लॉन्चर्स फिर से तैयार हो चुके हैं। ये एक और रिपोर्ट और बड़ा दावा ईरान की जंगी तैयारी को लेकर, और ये जंगी तैयारी है यूएस के खिलाफ, जहां ईरान ने बेहद तेजी से मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा लिया है और नई बैलिस्टिक मिसाइल तैयार ईरान कर रहा है। नए मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो चुके हैं। 66% मिसाइल लॉन्चर्स फिर से हमले के लिए तैयार हैं। यूएस इंटेलिजेंस के अनुमान से कहीं तेज ईरान काम कर रहा है। अंडरग्राउंड बेस में मिसाइलों और गोला बारूद का भी भंडार है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है। हालांकि गाजा में इजरायली सेना की बमबारी की ये वो तस्वीर है जहां आईडीएफ ने हमास लीडर को अब टारगेट किया है और इजरायली हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। अब इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमला किया, रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक की यह तस्वीर। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। सेना के टारगेट पर हमास के टॉप लीडर्स। गाजा में मोहम्मद दाइफ पर हमला किया गया। 7 अक्टूबर हमले के मास्टरमाइंड में से एक है दाइफ। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लेबनान में ऑपरेशन और तेज करेगा ईरान, जहां सैन्य तैनाती इजरायल बढ़ाएगा और सिक्योरिटी जोन मजबूत इजरायल करेगा। अब गाजा में हमास के मिलिट्री चीफ के मारे जाने को लेकर खबर। आईडीएफ के ऑपरेशन में मोहम्मद औदेह ढेर और 11 दिन में हमास के दूसरे मिलिट्री चीफ की मौत की यह खबर। मनीष, एक क्विक अपडेट गाजा के हालात के साथ साथ उस बात को लेकर भी चाहूंगी जहां ईरान अब लेबनान के फ्रंट का बदला लेने की तैयारी यूएई से कर रहा है।
कुछ खबर और डिटेल पहले इस बारे में दे दें, जहां ऑपरेशन आधे को लेकर यह खबर है। बड़ी खबर यह है कि हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद आधे मारा गया है और मोहम्मद आधे के बारे में आपको बता दें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के ये मास्टरमाइंड था। 2023 में हमास की खुफिया एजेंसी के प्रमुख रहा है। पिछले हफ्ते ही हमास का मिलिट्री चीफ भी बना था और हमास की सैन्य संरचना को ये मजबूत कर रहा था। सिनवार के बाद हमास को मजबूत करने में ये जुटा था। मनीष, ये बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ईरान जिस स्तर पर तैयारी कर रहा है उसमें वो सीधे एक बार फिर से यूएई को टारगेट कर सकता है, लेबनान फ्रंट का बदला लेने के तहत। बिल्कुल, देखिए, बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी कि राजा की जान एक तोते में बंद रहती है और वो तोता एक पिंजरे में रहता है। इस युद्ध में यूएई भी वही तोता है कि जब ईरान को इजराइल पर या अमेरिका पर दबाव डालना होता है तो यूएई रूपी उस तोता पर आक्रमण कर दिया जाता है। चूंकि वहां पर बुर्ज खलीफा से लेकर तमाम जो बड़ी और ऊंची विशालकाय इमारतें हैं वो ईरानियन ड्रोन के जद में हैं। और आप देखिए कि सबसे अधिक जो हमले हुए इस 40 दिन के दरमियान वो यूएई पर हुए, जहां पर कि 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से और लगभग 1770 के करीब ड्रोन से हमले किए गए। मतलब कुल मिलाकर लगभग 2300 के आसपास हमले ईरान की तरफ से यूएई पर किए थे। और आज भी देखिए तो यूएई सबसे अधिक आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए ईरान के खिलाफ। तो माना यह जा रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका दुश्मन नंबर 1 नहीं रहे, वो दुश्मन नंबर 2 और दुश्मन नंबर 3 बन गए हैं। ईरान के लिए दुश्मन नंबर 1 यूएई बना है। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की चली और कल के दिन में अगर हॉर्मुज पर सच में अमेरिका का नियंत्रण हुआ तो सबसे अधिक फायदे में यूएई होगा। तो ये एक ऐसा एंड गेम भविष्य के लिए है जहां पर यूएई के लिए दांव पर लगा है, या तो सर्वाइवल या नहीं तो फिर बहुत सारा मुनाफा। और यूएई उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी को कंट्रोल करने की ईरान कोशिश कर रहा। लेकिन जहां तक गाजा का सवाल है तो देखिए, गाजा तो भारत के एक जिले के बराबर भी नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2023 से अब तक लगातार बॉम्बिंग करने के बावजूद इजराइल को सफलता नहीं मिली है। तो हम ईरान जंग को 40 दिन में कैसे खत्म हुआ मान लेंगे। तस्वीर इजराइल की लेबनान में उसे एयर स्ट्राइक की, जहां पश्चिम बेका वैली में हमले की तस्वीर सामने आई है और ये सोहोर इलाके को कैसे निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक से धमाके के बाद लगी आग। लेबनान के बेका में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक का एक और वीडियो। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला, सिलसिलेवार धमाकों से बुरजाल में दहशत। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी। इजराइल को अमेरिका दे सकता है सैन्य कार्रवाई की छूट। हिजबुल्लाह पर 8 दिनों में 1000 ड्रोन हमलों का आरोप। लेबनान में ही इजरायली बमबारी भी जारी है। लेबनान के कई गांव को खाली कराया गया है। एक और तस्वीर सामने आई है जहां लगातार इलाकों को धमाकों के जरिए कैसे उड़ा दिया गया। लेबनान में इजराइल के उस ऑपरेशन की तस्वीर जहां लेबनान के कई गांव को खाली कराया गया है। और हिजबुल्लाह का ही इजराइल पर पलटवार, जहां इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। और दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। लाहौर में नमाज पढ़ता दिखा हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में नमाज पढ़ता दिखा। खुलेआम नमाज पढ़ रहा था तलहा सईद। सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ते तलहा सईद की ये तस्वीर।